दिशा दृष्टि को संवर्धित एवं विकसित करने में नटरंग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस योगदान को मुख्यतः तीन जैसे नाटक एक प्रयोगात्मक विधा है जो शब्द नाट्य रचना के साथ साथ उसके प्रदर्शन और आलोचना तीन स्तर मुख्यतः हो गए। एक शब्दबद्ध रचना, दूसरा हो गया प्रदर्शन या मंचन, और तीसरा हो गया आलोचना। इन तीनों स्तर पर नटरंग ने कार्य की है। जिसमें प्रथमता तो यह है कि नाट्य रचना के लिए नियमित रूप से नाटकों का प्रकाशन हुआ है, जिसमें प्रतिष्ठित पहले से स्थापित लेखकों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ नवोदित लेखकों को भी नटरंग ने पर्याप्त अवसर दिया है। और नटरंग में प्रकाशित बहुत से नाटक प्रकाशित होने के बाद ही निर्देशकों की दृष्टि में आए और उनका मंचन हुआ। मंचन होने के परिणाम स्वरूप काफ़ी सफलता अर्जित हुई नाटक। इसके साथ साथ प्रथमतः तो यह कि बहुत से ऐसे नाटक भी पहले से लिखे हुए थे, मतलब लिखे गए थे लेकिन प्रकाशित नहीं थे, या फिर निर्देशकों की नज़र में दृष्टि में वो नाटक नहीं आए थे, तो उन नाटकों को भी प्रकाशित किया। साथ ही हिंदी को छोड़ के अन्य देशी भाषाओं में जो महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ नाट्य रचनाएं थी उनको भी प्रकाशित किया, जिससे हिंदी के नाट्य लेखकों को नाटक लेखन के लिए एक दृष्टि मिले, उनकी समझ में विस्तार हो। क्योंकि नाटक जैसे कहा गया है कि शब्दबद्ध रचना नहीं है, नाटक लिखने के लिए उसमें रंगमंच नाटक लेखक के दृष्टि में मंच की अपनी परिकल्पना रहती है। उस परिकल्पना के आधार पर और तब युगानुरूप मंचीय सुविधाओं को देखते हुए नाट्य रचना की जानी चाहिए, तो इस स्तर पे। और दूसरा नाट्यालोचन के लिए नटरंग से पूर्व या फिर स्वतंत्रता प्राप्ति से 50-60 के दशक से पूर्व जो मानदंड थे, वह जो काव्यालोचन के जो मानदंड थे उसी आधार पर थे। इसको नेमिचंद्र जैन ने बदलने का कार्य किया और उन्होंने यह कहा कि नाटक केवल शब्दबद्ध रचना नहीं है बल्कि और बहुत कुछ है। इसलिए नाटक के नाट्यालोचन या नाटक की समीक्षा में उसके मंचीयता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, तो नाट्यालोचन के लिए काम किया। और उसके साथ साथ अभिनेता, निर्देशक और नाटक और प्रदर्शन, जैसे नाटक और निर्देशक में जो इन दोनों के बीच में जो एक तरह से अंतर्विरोध थे, उन अंतर्विरोधों को भी इन्होंने जैसे संवाद कायम करके उनको दूर करने का प्रयत्न किया। इसके साथ साथ विशेषकर हिंदी क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में जो नाट्य गतिविधियाँ हो रही थी उनका भी नियमित रूप से प्रकाशन किया। अलग अलग क्षेत्र में जो नाट्य के विशेषज्ञ जो थे या फिर वहाँ के जो समीक्षक वगैरह थे उनके द्वारा एक तरह से संपूर्ण उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी जो अन्य जगह थे समस्त गतिविधियों का प्रकाशन इन्होंने किया। तो नवोदित नाट्य कर्मियों को प्रोत्साहन भी मिला कि उनके कामों को राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका में प्रकाशित किया जा रहा है, प्रोत्साहन मिला। और कमियों के बारे में भी उसमें स्वामी नेमिचंद्र जैन ने भी समीक्षात्मक लेखों के द्वारा लिखा, तो एक तरह से प्रोत्साहन और प्रेरणा का काम हुआ। इसके साथ इसके साथ संपादकीय आलेखों में नेमिचंद्र जैन ने सामयिक प्रश्नों को रंगमंच के नाटक और रंगमंच के जो सामयिक प्रश्न थे उसका उन्होंने उसको उठाया और समाधान की ओर भी संकेत किया। पहले तो और ये संगीत से बड़ा स्वभाव रहा है कि इसको नेमिचंद्र जैन से पढ़ने का अवसर JNU में प्रोफेसर
जैसे वो लोग पूरे दिन के स्पर्श कर सकते हैं, नागार्जुन महाराज स्पर्श करते हैं, लोचन स्पर्श करते हैं। तो इसी सिलसिले में मेरी चंद जयंती से और 8 सप्ताह की कभी नहीं प्रथम जबकि करीब में भी उनकी पहले ये आपका विषय है रंग चेतना के विकास में ये तेरे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपका विद्यार्थी पूछे कि सर ये रंग चेतना माने क्या चीज़ है, इतना उसको कैसे समझाएंगे? रंग शब्द जो है इसका प्रयोग नाटकों के लिए भी किया गया है जो अभिनेता से तो उनका युक्त होते रहे हैं। दूसरा रंग शब्द मंच का वाचक भी रहा है, जैसे नाट्यशास्त्र में रंग श्रेष्ठ, रंग पीठ, रंग मौनी और फिर जैसे जहाँ मंचन होता है उनको भी रंग भूमि या फिर रंग की संज्ञा मतलब रंग भी कहा गया है। तो रंग को अगर दूसरे अर्थ में देखें तो पूरे संपूर्ण नाट्य का पर्याय भी है। नाट्य में जैसे लेखन भी हो गया, रंग शिल्प भी हो गया, नाट्य प्रदर्शन भी हो गया, आलोचना भी हो गया। तो रंग चेतना से अभिप्राय नाट्य के संपूर्ण अंगों से है, जिसमें लेखन, प्रदर्शन, रंग शिल्प और उसके बाद आलोचना, नाट्यालोचन या फिर नाट्य समीक्षक जिसको प्रेक्षक भी कहा जा सकता है। तो यह इन सारी गतिविधियों का सामूहिक रूप है सर रंग शिल्प। ये रंग के भाषण से पहले हिंदी में नाट्यालोचन की क्या स्थिति थी और उस स्थिति से कैसे मतलब आगे बढ़ते हुए सरल चेतना के विकास में सहायक ऐसी क्या चीज थी जो पहले नहीं थी? जो जैसे नाटक दृश्य काव्य है तो उसकी समीक्षा या फिर नाट्यालोचन करने में उसके दृश्यात्मकता को ध्यान में रखना आवश्यक है। बिना दृश्यात्मकता या फिर मंचीयता को ध्यान में दृष्टि में रखते हुए उसकी सार्थक आलोचना नहीं हो सकती या संपूर्ण आलोचना नहीं हो सकती। तो नेमीचंद्र जयंती की उन्होंने 1955-56 से नाटक के बारे में समीक्षात्मक लेखन अंग्रेजी पत्रिकाओं में भी उससे आरंभ किया था। तो उनसे पूर्व आलोचना में नाटक के दृश्य तत्व की प्रधानता या फिर उसको कहीं ना कहीं अनदेखी किया जा रहा था। काव्यालोचन के आधार मतलब साहित्य की जो आलोचना है उसी आधार पर नाट्यालोचन की परंपरा बाधित हो गई। रंगमंच के साथ जोड़कर नाटक को देखे जाते हैं जी और नाटक को समर्पण में पहचान वो स्थिति पहले नहीं थी, वो चीज पहले बस लेखकों देखो संबोधित करोगे सर मैंने शुरुआत में भी लिखा और नियमित तौर पर तो सर बहुत ऐसे लेखक नहीं है, लेकिन सुरेश अवस्थी हो गया कभी रहे हैं नैमीचंद्र जयंती के पूरे का नाम उन्होंने खिलाया था। और उसके बाद मोहन महर्षि हो गया, मोहन महर्षि का मृणाल पांडे का भी लेखन तो नियमित रूप से सर कोई ऐसा लेखक नहीं जो आराम से जुड़ा रहा हो अंतर की तरह लेख आया रहा हो। तो ऐसे कौन से लेखन जिन्होंने नटरंग को नटरंग का दिया मुझे सबसे पता महावीर प्रसाद जोगी के और बाकी कुछ लोग उसे बड़े नाम नहीं मिले या वो काम नहीं था। सर इसमें जैसे शुरुआत तो नेमीचंद्र जैन की हैं, हो गया संदीप पाठी का भी आलेख है और सर उसके बाद मोदी का भी उसमें आलेख है। उसके बाद सर मेरी ओर से आखिरी सवाल ये होगा इस तरह के संस्कृत काव्यशास्त्र में नाट्यालोचन का शुरुआत और जैसे सबसे महत्वपूर्ण विचार और साथ के नाट्यशास्त्र के माध्यम से संस्कृत काव्यशास्त्र या नाट्यशास्त्र में ऐसी प्राचीन नहीं थी जिसको इन्होंने
जिन्होंने नक्षत्र के माध्यम से उस समय को प्राप्त करने की कोशिश की, क्योंकि संस्कृत नाट्यशास्त्र जिस घटना की बात करें उसको इतने माइन्यूट डिटेल्स जिसका कोई हिसाब नहीं, तो संस्कृत नाट्यालोचन से संस्कृत नाट्य शास्त्र से भिन्न क्या बात नटवन से या नटवन के माध्यम से निमिचन देने की। लेकिन ये सवाल तो उठेगा, यही तो मूल सवाल है। रामचंद्र सूत्र के बारे में सवाल पूछा गया कि हिंदी काव्य शास्त्र को उन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के ग्रंथ में पढ़ा था, ऐसा क्या था जो संस्कृत काव्य शास्त्र में, या उसमें ऐसी क्या नई बात जोड़ी जो काव्य शास्त्रों का ध्यान इस पर नहीं पड़ा। तो ये तो ऐसा बहुत असल ये असल सोच मेरी बहुत सोच है। जैसे का आलोचना के क्षेत्र में नाटक का उन्होंने जैसे प्राचीन जो ज्ञात किया, फिर जो प्राचीन जो परंपरागत लोग चाहिए या फिर जो भी कुछ थे उनको नकारा नहीं, उनका इनकार नहीं किया, और आधुनिक समय में उनकी जो उपयोगिता हो सकती थी रंगमंच को विकसित करने में या संवर्धित करने में, उसको उन्होंने स्वीकार कहा नहीं। तो रचनाकार काव्यालोचन प्राचीन जो था उस समय जो रचनाकार थे वैसी ही रचना इस काल में नहीं हो रही। रचना तो अपने समाज के प्रसंग में करता है लेखक, उससे जोड़ने का काम करता है। ये मान इसलिए नए किस्म से नाट्यालोचन की रचनाकार की रचनाएं पूर्ववर्ती का पेशन या चरित्र सर्वना नहीं ना, अनुकार नहीं ना, वो अपने समय और समाज को देखता है और उसको लिखता है, उसके मुताबिक जो आलोचना की पद्धति है उसमें भी परिवर्तन होता है, ये काम करता है। और एक जो हमें सबसे बड़ा लगा, जैसे राय कृष्णदास पर मैं जब शोध कार्य कर रहा था तो जब हिंदी में 5 ही कहानी संग्रह प्रकाशित हुए थे, उस समय हिंदी में 2 कहानी संग्रहों का प्रकाशन राय कृष्णदास से। एक का नाम 21 कहानियाँ हैं और एक का नाम नई कहानियाँ। नई कहानियाँ की भूमिका उसमें लिखी है, उसमें नवोदित लेखकों के लिए नई पौध शब्द का प्रयोग किया। नई कहानियाँ को किया है, उसमें एक भी उस समय का स्थापित लेखक नहीं, और वैसे रचनाकारों के लिए उन्होंने नई पौध का उपयोग किया। ये काम नवोदित नाट्य लेखकों के लिए नटरंग ने भी किया, ये हमको बहुत अच्छी बात है। चाहे जितने भी प्रतिष्ठित और परिपक्व लेखक हों, अगर नए को आप अवसर ही नहीं देंगे तो फिर तो वहीं मुरझा जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। एकदम बहुत अच्छा। दूसरा एक प्लेटफॉर्म सा इन्होंने बनाया जहाँ सभी तरह के लोगों को अपनी बात कहने, जैसे जितने भी नाट्य मंचन या नाट्य संस्थाएं थी जहाँ प्रदर्शन हो रहे थे, उनको भी परस्पर जोड़ने का काम, इसकी क्या न्यूनताएं हैं, इसकी क्या अच्छाइयाँ। इसके लिए मतलब ये नहीं कि हम इनको छापेंगे या इनको नहीं करेंगे, उनको रोकेंगे इनको करेंगे, ऐसा परीक्षा नहीं। हम हमारा स्वयं भी सर, हमारा और सतीश जी दोनों का स्पेशल हिंदी नाटक का रंगमंच ही रहा। तो उस समय वो नाट्य शास्त्र पढ़ने का तो उपलब्ध नहीं था, लेकिन दीक्षित बाबा का हम लोगों को किताब उपलब्ध थी, हिंदी नाटक, ये भरत मुनि का नाटक और नाट्य शास्त्र, तो उसको हम लोग खूब ठीक से पढ़ते हैं। भाषा तो उसकी पूरी संस्कृत में है, लेकिन फिर भी तो आप इसको छपाना चाहेंगे, छपाने को बोलना चाहेंगे? नहीं, आपको इतने समय सबसे लेके इनका एक साक्षात्कार जरूर लेना चाहिए, उसमें वो आपका ऐतिहासिक भी है।
आप क्या चीज़ें इसको हटाना चाहेंगे और क्या चीज़ें इसको बोलना चाहेंगे? वो आप सजेशन दीजिए ये अभी सर आगे अपने पर बच्चों का आप बोला कैसे सर अब इतनी योग्यता दक्षता नहीं है कि हम अपने संसार में गुरुजनों के गुरुजनों के आपको मालूम है कि रेक्टेंगल का पहले काम करना है। जी सर एक काम लेकिन स्पेशल नटवन पे ही नहीं है सर न्यू चैनल जैन पे है जिसमें नटवन भी ये आप पक्की सूचना दे रहे हैं या अनुमान से? नहीं 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 न्यू चैनल जैन पे कार्य है या तो है उसमें नटवन नहीं सर नाट्यालोचन पे है जैसे हिंदी नाट्यालोचन पे अलग से इसके पहले कोई काम इसके संज्ञान में इसमें नटवन की सारी प्रक्रिया हुई है। सर मेरे पास जैसे 105 में 70 प्रतियाँ हैं और आप ऐसा करें मेरा छुपा होगा और छुपा कहीं से भी निकल जाएगा। नटवन की कटकटी कर दो पूरे अंक किस अंक में क्या लेख हुआ अंक 1 से लेकर आलोचना पत्रिका की अंकगणिका लिखी है आप नटवन की अंकगणिका बना दीजिए क्या समझ गया? हाँ नहीं सर अनुक्रमण का है मेरे पास नहीं बनाएंगे सर आपको बनाएंगे सर नहीं नाम छपता आप बना दीजिए पहले अंक के ऐतिहासिक प्रकाशन का क्या क्या विषय था विषय का लेख था प्रत्येक अंक के लेखक और उनके पाठ्यक्रम और शुरू से लेकर के आखिर तक आप बना दीजिए ये ताकि उसको लोग देखें और उससे तय करें कि नटवन का ये नटवन का ये कल के सारे सुधार की बिना आपको रेफर किए हुए और नाट्यालोचन पर काम ही नहीं ठीक है मुझे इससे हो गई आपको हाँ हाँ इसके बाद हो गया हमारी पढ़ाई में कोई बंदे से नहीं लोग और आपका अच्छा सर ऑफिस में जाओ ऑफिस बंद हो इनका होने वाला है कौन